अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट, नर्सिंग प्रोसेस। इसमें से हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट इसका जो स्टेप है नर्सिंग असेसमेंट के कंप्लीट कर लिया था अकॉर्डिंग टू कंटेंट, और बुक से भी मैंने आपको करवा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप, नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, ये हम देखेंगे बुक से। इसमें हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स होती हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन नर्सिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, और लास्ट पे क्या है कि नर्सिंग डायग्नोसिस को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं। तो ये 5 से 6 ऑब्जेक्टिव्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से, जो आपकी रेफरेंस बुक है कूजियर की। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं पास पेपर में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करने हैं। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला चैप्टर आपका होगा प्लानिंग का, जो थर्ड स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का। तो प्लानिंग में हम पढ़ेंगे गोल्स हमने सेट करने होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो इसका भी डिफरेंस पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो चैप्टर नंबर 12 होगा आपकी बुक से, डायग्नोजिंग। पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। डायग्नोजिंग इज द सेकंड फेज और सेकंड स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया नर्सिंग असेसमेंट होती है, पहला फेज या पहला स्टेप। सेकंड फेज है डायग्नोसिस। ठीक है, अच्छा इस फेज में क्या करती हैं नर्सिस, दे यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा। ठीक है, जो नर्सिस ने डाटा कलेक्ट किया होता है ड्यूरिंग असेसमेंट या ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, उन सबको वो यूज करती हैं, उस डाटा को उसको इंटरप्रेट करती हैं, और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हुए पेशेंट की प्रॉब्लम्स को, उनकी हेल्थ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करती हैं और डायग्नोज बनाती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में पूरा इनका वो होता है सिस्टम, जिसमें नर्सिस पूरा वर्क करती हैं और डायग्नोसिस को फार्मूलेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक एसोसिएशन थी जिसको हम नैंडा भी कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये आ गया, बहुत वर्ड पढ़ेंगे नर्सिंग में, तो ये आप याद, इसने इसकी आपने एब्रीवेशन याद करनी है, नैंडा की, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ठीक है, इसने डायग्नोसिस को डिफाइन किया था। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस को इसने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दी थी, वो भी हम पढ़ते हैं। पहले हम इसको देखते हैं सिंपल वर्ड्स में, डायग्नोसिस किसको कहते हैं। जो डायग्नोसिस है, इट इज अ स्टेटमेंट और कंक्लूजन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अ फिनोमिना। ठीक है, जो एक पर्सन की, एक पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी हेल्थ कंडीशन होती है, उसकी नेचर को हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसकी जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं, डेट इज डायग्नोसिस। उसके बाद अब नैंडा ने डिफरेंट लेबल्स दिए थे हमें, जो कि हमने यूज करने होते हैं ड्यूरिंग डायग्नोसिस। जब हम डायग्नोस बना रहे होते हैं तो नैंडा को हमने देखना होता है, नैंडा ने क्या क्या डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो जो नैंडा ने स्पेसिफाई किए हुए हैं डायग्नोसिस, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लेबल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब एक और टर्म है, एक तो ये डायग्नोस्टिक लेबल्स हैं जो कि नैंडा ने स्पेसिफाइड डायग्नोसिस बनाई हुई है ना। ये एक बुक मैं आपको सेंड करूंगी पीडीएफ में, जो कि नैंडा की एक डायग्नोसिस की बुक है, उसमें हर डिजीज पे ना डिफरेंट डायग्नोसिस बनी हुई है। ठीक है, अच्छा ये हो गया डायग्नोस्टिक लेबल। उसके बाद एक और टर्म है नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना पर्सन की, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इटियोलॉजी, कि जो प्रॉब्लम उसको आ रही है, जो उसकी हेल्थ कंडीशन है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या उसके जो है ना कोजिज हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, क्लाइंट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें वो पूरा लेबल आ जाता है डायग्नोस्टिक लेबल। उसके बाद क्या है, इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी में क्या है, उसके जो भी रिस्क फैक्टर्स है ना, जो कोज है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, इन दोनों में हमें डिफरेंस याद रखना है, डायग्नोस्टिक लेबल क्या होता है और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है। उसके बाद हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं जो नैंडा ने दी थी। नर्सिंग डायग्नोसिस की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशंस और लाइफ प्रोसेसेस दैट इज, अच्छा आगे क्या है, दैट इज डिफाइंड बाय अ इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम एक क्लिनिकल जजमेंट क्रिएट करते हैं
जो भी पर्सन का रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना उसकी हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है, जो जो भी उसका हेल्थ फिनोमेना हो रहा होता है, उसमें उसका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होता है ना उसके बारे में हम एक क्लिनिकल जजमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके डाटा को इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, अपनी थिंकिंग स्किल्स को यूज करते हैं और एक डायग्नोज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है नेंडा के अकॉर्डिंग, ये आपने एज इट इज याद करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। उसके बाद आप ये जो डायग्नोसिस बनानी होती है, ये किसका काम होता है, ये रजिस्टर्ड नर्सिस जो होती है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस को फार्मुलेट करना, उनको बनाना, ठीक है। ये जस्ट आपने यहाँ से याद करना है। उसके बाद हम देखें तो जैसे हमने पढ़ा था जो असेसमेंट है उसके भी 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम डाटा कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ये हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे उसमें। इसी तरह जो डायग्नोसिस का प्रोसेस है इसमें भी हम 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला है एनालाइज डाटा, ठीक है। जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है ड्यूरिंग असेसमेंट उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। जो भी उसकी पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस हैं, रिस्क हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सारे आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्ट पे आके जो है हम क्या करते हैं, डायग्नोस बना लेते हैं, डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक डायग्नोसिस में ये तीनों स्टेप्स हमने कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो इसकी टाइप्स हैं, इसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं, जो कि पेपर मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे पहले आपने इंलिस्ट करना है। द काइंड्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस या टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आर एक्चुअल, हेल्थ प्रमोशन, रिस्क एंड सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, इसको हम देखते हैं वन बाय वन विद एग्जांपल्स। पहली क्या टाइप है, एक्चुअल डायग्नोसिस, ठीक है। एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होती है, क्लाइंट की ऐसी प्रॉब्लम जो कि जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं पेशेंट की उस टाइम पे वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। डेट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट इज कॉल्ड एक्चुअल डायग्नोसिस, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, जब हम उसकी असेसमेंट कर रहे थे हमने ऑब्जर्व किया कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव है, ठीक है। या फिर हमने ऑब्जर्व किया कि उसको एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। तो जो उस टाइम पे हम ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ असेसमेंट हम उसकी जो है वो असेस करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को, वो होती है एक्चुअल डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा आपने ये याद रखना है इसमें कि इसमें ना हमेशा साइन एंड सिम्टम्स को हम जरूर देखते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स, जो भी उसकी साइन सिम्टम आ रही होंगी उसकी बेस पे हम डायग्नोसिस को फार्मुलेट करते हैं, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको समझ आ जाएगी कि इसमें हम साइन सिम्टम्स क्यों देखते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है डायग्नोसिस की वो है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, ठीक है। इसको हम डिफाइन करें तो क्या है, इट रिलेट्स टू क्लाइंट्स प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्लीमेंट बिहेवियर्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, वेलनेस डायग्नोसिस। ये किससे रिलेट करती है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो क्लाइंट है वो किस हद तक प्रिपेयर है अपनी बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी हेल्थ को हम प्रमोट कर सकें, उसकी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या देखते हैं, इसकी जो एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे 2 दी हुई हैं। इसमें आपने ना ये टर्म यूज करनी होती है, रेडीनेस, ठीक है। रेडीनेस फॉर इन्हांस्ड, आगे जो भी हमने इन्हांस करवाना है, उसकी जो भी इंटरवेंशन करवानी है, जो बिहेवियर चेंज करवाना है, वो आपने लिख देना है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ रेडीनेस फॉर इन्हांस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। हमने उसकी न्यूट्रिशन के बारे में उसकी उसके बिहेवियर्स को चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन लिख देंगे, ठीक है। या फिर कोई भी आपने जो भी आपका टॉपिक होगा ना उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे टर्म यूज कर लेनी है, तो इसमें आपने स्पेसिफिकली रेडीनेस का वर्ड यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीज लेबल्स बिगन विद द फ्रेज रेडीनेस फॉर इनहांस्ड, ये पूरा आपने फ्रेज यूज करना है। और जिसके बारे में आपने उसको उसकी जो बिहेवियर्स को चेंज करवाना है ना, उसको प्रिपेयर करवाना है, आगे आपने वो टर्म यूज कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशन की टर्म यहाँ पे यूज हुई है, बाकी जो फ्रेज है वो पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है, रेडीनेस फॉर इनहांस्ड। उसके बाद जो थर्ड टाइप है इसकी डायग्नोसिस की वो है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अभी आपको नाम से शो हो रहा होगा कि इसमें रिस्क को देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इट इज द क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि क्लाइंट के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है उस वक्त, लेकिन उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह के जो डायग्नोस बनाते हैं उसको हम कहते हैं रिस्क डायग्नोसिस। जैसे कि आपको पता है, जो जो भी लोग एडमिट होते हैं, जो भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, वो सारे रिस्क पे होते हैं कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, कि उनको उस टाइम पे है तो नहीं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में, रिस्क है उनको। ठीक है, तो इस तरह की जो डायग्नोज होती है उसको हम कहते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जिसकी फोर टाइप है, लास्ट सिंड्रोम डायग्नोसिस। ठीक है, सिंड्रोम का आपको पता है, इसमें क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स को देखते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिजीज की सिम्टम्स आ जाती हैं। तो इसमें हम क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, ये इसकी चार बेसिक टाइप्स आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था आपके कंटेंट में, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो थ्री होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट है प्रॉब्लम एंड डेफिनेशन। ठीक है, इसको प्रॉब्लम भी कहते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगी इसको हमने कैसे फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद जो सेकंड इसका कंपोनेंट है वो है इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, कि जो प्रॉब्लम है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी कॉज क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके साइन सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम क्या है? साइन एंड सिम्टम। तो ये थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं डायग्नोसिस के, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। ठीक है, अब इन तीनों को हम वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। पहला क्या है? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एंड डेफिनेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम जो है इसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डायग्नोस्टिक लेबल। ये मैंने आपको बताया था, डायग्नोस्टिक लेबल क्या है, जो नैंडा ने डिफाइन किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है डायग्नोस को, या किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लेबल। ठीक है, ये जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है, जो भी उसकी हेल्थ कंडीशन है जो आल्टर हुई हुई है, वो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, इसको हमने अब कैसे क्रिएट करना है? टू बी क्लिनिकली यूजफुल डायग्नोस्टिक लेबल्स नीड टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा, अब जो नैंडा है, जो ये मैंने आपको इसका एब्रीवेशन बताया, इसने कुछ ना प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स है ना, जो डायग्नोस्टिक लेबल्स हैं वो स्पेसिफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने जब कोई भी डायग्नोज बनानी है किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, तो आपने नैंडा की बनानी है। ठीक है, नैंडा के जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स है ना वो यूज करने हैं। ठीक है, अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि इनको हम कहते हैं क्वालिफायर्स। ठीक है, क्वालिफायर्स आर द वर्ड्स दैट हैव बीन एडेड टू सम नैंडा लेबल्स टू गिव एडिशनल मीनिंग टू डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम डायग्नोज बनाने से पहले यूज करते हैं। अब ये वर्ड्स कौन से हैं? डेफिशिएंट, इम्पेयर्ड, डिक्रीज्ड, इनइफेक्टिव। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज्ड। अब मैं आपको इन सब की एग्जांपल दूं तो आपने कैसे याद जैसे कि हमने अब बताना है, हमने किसी पेशेंट का ये देखा है कि उसका ना नॉलेज कम है किसी भी हेल्थ कंडीशन के बारे में। ठीक है, उसके डिजीज के बारे में नॉलेज कम है, तो हम क्या डायग्नोज बनाएंगे? डेफिशिएंट नॉलेज। ठीक है, डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट जो भी डिजीज प्रोसेस उसका चल रहा है। उसके बाद इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड आप ये कर लें कि उसकी जो सर्कुलेशन है ना वो इम्पेयर्ड है, तो आप इस तरह से बना लें। ठीक है, उसके बाद क्या? डिक्रीज्ड, डिक्रीज के साथ आप बना लें डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उसके बाद इनइफेक्टिव, ये हमने पहले पढ़ा, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है, तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड में आप कोई भी कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे लेबल्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं ड्यूरिंग डायग्नोसिस। ठीक है, उसको बनाने से पहले जो एक वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक, इसको हमने यूज करना होता है। ठीक है, ये आगे जो भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे ना उसमें आप ये सारे वर्ड्स लाजमी देखेंगे, तो आपने इनको भी यूज करना है। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, हमने अभी इसकी एक एग्जांपल पढ़ी, सॉरी एक कंपोनेंट पढ़ा ना, पहले अब हम दो पढ़ते हैं बाकी के, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगी तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, पहला क्या था? कंपोनेंट प्रॉब्लम। ठीक है, जिसके हम डायग्नोस्टिक लेबल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो सेकंड इसका कंपोनेंट है डायग्नोसिस का, इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी क्या कॉजेज हैं। ठीक है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इसमें बेसिक आपने याद करना है। उसके बाद जो थर्ड इसकी कंपोनेंट है डायग्नोसिस का वो है डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, जिसका मैंने आपको बताया इसका दूसरा नाम क्या है? साइन एंड सिम्टम। इसलिए हम साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं जो भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, जो इसमें शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी डायग्नोस को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके जो एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है? पहला पार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी क्या है? प्रॉब्लम एंड डेफिनेशन। इसमें इन्होंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ठीक है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस की जो है वो उन्होंने डायग्नोज। अच्छा, इन्होंने क्या बनाया है? इनसफिशिएंट फिजियोलॉजिकल और
साइकोलॉजिकल एनर्जी टू। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है आगे मैं आपको बताती हूँ। इसके ना डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ होती हैं वन पार्ट स्टेटमेंट, कुछ होती हैं टू पार्ट, और कुछ होती है थ्री पार्ट। ठीक है। तो अच्छा, पहले मैं आपको यो वो बता देती हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि इसको ये कौन सी वन पार्ट है, टू पार्ट है या थ्री पार्ट है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आगे जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है। इसमें आपने 3 से 4 डिफरेंस याद करनी है कि इनमें मेजर क्या क्या डिफरेंस है। जो नर्सिंग डायग्नोज है, ये हमने पहले पढ़ लिया कि क्लिनिकल जजमेंट होती है पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है। जो नर्सिस फार्मुलेट करती हैं, नर्सिस डिवेल्प करती हैं अपने नॉलेज की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, ठीक है, अपनी स्किल्स की बेस पे। ठीक है। ये होती है नर्सिंग डायग्नोसिस। लेकिन जो मेडिकल डायग्नोस है वो कौन बनाता है, वो डॉक्टर बनाता है, वो फिजिशियन बनाता है। ठीक है। ये इसका एक डिफरेंस हो गया। और इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है, जो मेडिकल डायग्नोज है वो किससे रिलेट करती है, उसके डिजीज प्रोसेस से। ठीक है। जो भी उसकी डिजीज है, जो भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे रिलेट कर रही होती है। लेकिन जो नर्सिंग डायग्नोज है वो उसके रिस्पॉन्सिस से रिलेट कर रही होती है कि जो भी हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उसके रिस्पॉन्स में उसका क्या जो है मैकेनिज्म चल रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्सिस आ रहे हैं उसके, फिजिकल रिस्पॉन्सिस क्या हैं, साइकोलॉजिकल क्या है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिस क्या हैं। ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। एक इसका ये डिफरेंस है। उसके बाद इसका एक और डिफरेंस क्या है, जो मेडिकल डायग्नोज है ना वो हमेशा सेम ही रहती है। जो भी उसका डिजीज प्रोसेस है ना, क्योंकि वो तो सेम ही है, जैसे पर्सन है उसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये इसकी डायग्नोज है तो ये सेम रहेगी उसकी। ठीक है। लेकिन जो नर्सिंग डायग्नोज है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है। वो विद द टाइम जो है उसके रिस्पॉन्सिस के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ये इसके 3 डिफरेंस आपने याद करने हैं। आगे हम टेबल भी पढ़ेंगे, वहां से आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इसमें 4 से 5 वहां पे डिफरेंस दिए होंगे। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो अच्छा, एक और टर्म है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, और ये थर्ड टर्म आ रही है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। ठीक है। इसको आपने जस्ट डिफाइन करना है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल जहाँ पे वर्ड आ जाए ना उसका मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही पेशेंट में। ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जो है उसको हो सकती है, उसका रिस्क है। ठीक है। तो it is a type of potential problem that nurses manage using both independent and physician prescribed interventions। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम होती है ना वो हमेशा मेडिकल डायग्नोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ आगे एग्जाम्पल। अब ये क्या है, मेडिकल डायग्नोस क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक पर्सन को एमआई हो गया है। ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि उसको एमआई के रिजल्ट में फ्यूचर में क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है। तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो क्या है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम है। मतलब कि मेडिकल डायग्नोस की एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। और इसको अब जो ट्रीट करती हैं नर्सिस वो इंडिपेंडेंटली भी कर सकती हैं, और जो फिजिशियंस वगैरह ऑर्डर देते हैं उनके उनके थ्रू भी वो इनको ट्रीट कर सकती हैं। ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप्स की इंटरवेंशंस यूज होती हैं, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये टेबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें ना तीनों को जो है वो डिफरेंशिएट किया हुआ है, नर्सिंग डायग्नोस, मेडिकल डायग्नोस और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोनों हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, इसका जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम होती क्या है। पहले हम देखें इसकी जो एग्जाम्पल दी हुई है नर्सिंग डायग्नोसिस की, वो क्या है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ठीक है। ये क्या है, हमारे पास डायग्नोस्टिक लेबल है एक। उसके बाद रिलेटेड टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है। अब ये क्या है, प्रॉब्लम, और इसमें ये क्या है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इटियोलॉजी है। ये आपने याद रखना है, ये 2 पार्ट स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम एंड इटियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद जो मेडिकल डायग्नोज है वो तो सेम ही रहती है, जो भी इसकी डिजीज होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसके बाद जो इसकी कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम है वो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। ठीक है। बाकी जो इसको हमने डिफाइन करना था वो पहले हमने कर लिया है। ये इसके ह्यूमन रिस्पॉन्सेज होते हैं पर्सन के किसी भी डिजीज प्रोसेस से रिलेटेड, और जो मेडिकल डायग्नोज है वो डिजीज को डिस्क्राइब करती है। ठीक है। और ये चेंज नहीं होती, ये सेम ही रहती है। उसके बाद जो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम है ना वो दोनों जो नर्सिस है ना वो ट्रीट करती हैं, इंडिपेंडेंट के थ्रू भी करती हैं, और डिपेंडेंट जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है उसको भी यूज करके इंटरवेंशंस करी होती हैं। ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को।
उसके बाद आगे देखें तो इसमें जो मेजर और डिफरेंस है ना, वो क्या है, नर्सिंग फोकस इसमें क्या होता है, इसमें मेजर फोकस नर्स का होता है, क्योंकि ये डायग्नोज ही नर्स बनाती है, नर्सिंग डायग्नोज, तो उसी ने इसको ट्रीट करना होता है, उसी ने इसको प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को। उसके बाद जो मेडिकल डायग्नोज है ना, उसमें उसने जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। और लास्ट पे क्या है, कोलेबोरेटिव प्रॉब्लम। इसमें नर्सिस का रोल होता है, उसने इंटरवेंशंस करनी होती हैं, कोलेबोरेटिव सॉरी इंडिपेंडेंट भी और डिपेंडेंट भी, ठीक है, ताकि वो उस कॉम्प्लिकेशन को जो कि फ्यूचर में हो सकती है उसको प्रिवेंट कर सके और फर्दर मॉनिटर कर सके, ठीक है। बाकी इसमें वही बताया हुआ है कि जो नर्सिंग के एक्शंस होते हैं वो इसमें इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सारा काम ही नर्सिस का होता है, तो इसमें उसने इंडिपेंडेंट वर्क करना होता है। और जो हमारे पास मेडिकल डायग्नोज हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। ये आगे अभी आपको समझ नहीं आएगी शायद, ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोलेबोरेटिव, ये क्या, ये ना आगे इंटरवेंशंस की टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कि नर्सेज जो है वो खुद कर रही होती हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ या विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिशियन और डॉक्टर्स, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि वो डिपेंडेंट होती है डॉक्टर्स के ऊपर, कि जब वो उनको वो प्रिस्क्राइब करेंगी तो तब वो अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगी, ठीक है, नर्सिस। उसके बाद जो कोलेबोरेटिव है ना, कोलेबोरेटिव का मतलब क्या है कि वो खुद भी कुछ हद तक कर रही होती है और कुछ जो है वो डिपेंडेंट भी कर रही होती है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर आएगा ना इम्प्लीमेंटेशन वाला, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ड्यूरेशन है, ये मैंने आपको बताया कि जो नर्सिंग डायग्नोज है वो चेंज होती रहती है, और जो ये वाली है ये फिक्स्ड होती है, मेडिकल डायग्नोज सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है कोलेबोरेटिव प्रॉब्लम, जब तक हमारी मेडिकल डायग्नोस होगी तब तक इसका रिस्क होता है, तो ये तब तक प्रेजेंट होगी, ठीक है। प्रेजेंट में डिजीज और सिचुएशन इज प्रेजेंट, तो ये हमारे पास इसके कुछ 5 से 6 आपने याद करने हैं डिफरेंस, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोस्टिक प्रोसेस, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं, ये आपने जस्ट रीड करने हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको पूरा करवा दूंगी, जस्ट ओवरव्यू दे दूंगी। इसकी जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, एनालाइजिंग डाटा, ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको पहले चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, पूरा एक वो जो सर्कल में लिखा हुआ था 3 स्टेप्स, वो यही वाले हैं जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मुलेट करना डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डाटा को एनालाइज करना है, मतलब जो हमने डाटा लिया था ड्यूरिंग असेसमेंट, हमने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, उसको वैलिडेट कर लिया, अब हमने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको हमने चेक करना है, ठीक है। तब उसको एनालाइज करने की फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है कंपैरिजन ऑफ डाटा अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लस्टर द क्यूज, और थर्ड पे है आइडेंटिफाई गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है। इन दोनों को हम देखते हैं अब। अच्छा, पहला क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है डाटा जो हमने अभी जो उससे लिया था ड्यूरिंग असेसमेंट, उसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। जैसे कि जो भी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं पेशेंट सॉरी पर्सन की नॉर्मल जो भी वैल्यू, जैसे वाइटल साइंस है, हमें पता पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है वो कितनी होती है, ठीक है। तो वो ये हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एक्सेप्टेड पैटर्न्स और मेजर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब हमने इसके साथ कंपेयर करना है अपने डाटा को, ठीक है, कि जो हमने पेशेंट से डाटा ऑब्टेन किया है ना ड्यूरिंग असेसमेंट, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है कि दोनों में क्या चेंजेस हैं, क्यों क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है क्यूज को, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्यूज क्या होते हैं और इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, ये आपने वहां से भी अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कंपैरिजन कर लिया, हमने देख लिया कि जो नॉर्मल पैटर्न्स है वो क्या हैं, और जो इसकी पेशेंट की जो डाटा है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पे क्लस्टरिंग क्यूज, ठीक है। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि हमने इकट्ठा करना है, गैदर करना है, ठीक है, जो भी क्यूज हमने देखे, जो भी हमने साइन सिम्टम्स देखे पेशेंट में, उन सबको हमने गैदर कर लेना है, ठीक है। जो भी इसकी चेंजेस हमें शो हो रही हैं, जो भी पैटर्न्स हमें जो डेविएट कर रहे हैं, जो चेंजेस आ रही हैं उसकी उसके डाटा में, वो हमने उसकी वैल्यूज में वो हमने गैदर कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे क्या है, आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज इन डाटा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने ना डबल चेक करना होता है कि एक पेशेंट जो है उसका डाटा जो उसने खुद दिया वो वाला और जो हमने लिया वो वाला, उन दोनों में कोई गैप्स तो नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक नर्स जो है उसने ये डाटा लिया पेशेंट से ड्यूरिंग हिस्ट्री, कि डाटा उसने क्लाइंट ने ये कहा कि मेरा कोई मुझे ना 15 ईयर्स तक कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। क्लाइंट रिपोर्ट्स नॉट हैविंग सीन अ हेल्थ केयर प्रॉब्लम इन 15 ईयर्स, ठीक है। और आगे ये भी लिखा हुआ है हैव नो हैविंग
नॉट सीन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन 15 ईयर्स। उसने ये कहा था कि मुझे 15 ईयर्स तक मैंने मेरा कोई भी जो है ना आमना सामना नहीं हुआ है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, ठीक है। तो उसके बाद जो फिर दोबारा जो उसने फिजिकल एग्जामिनेशन की पेशेंट की, तो उसने ये देखा कि जो वो कह रहा था, क्या कहते हैं उसको, पेशेंट ये कह रहा था कि जो डॉक्टर है वो मेरा हर साल बीपी लेता था, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, दोनों में इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि जो हिस्ट्री के दौरान डाटा लिया था नर्स ने, वो उसने और बात बताई, फिर जो फिजिकल एग्जामिनेशन उसने की तब उसने और बात बताई, ठीक है। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, अनक्लैरिफिकेशन आ रही है, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, तो इसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद आगे फिर हमने उसकी डायग्नोज बनानी होती है, ये हमने चेक करना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, ये पहला स्टेप था हमारा एनालाइजिंग डाटा, इसमें 3 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। सेकंड पे है आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें हमने जो भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है बेसिक उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी जो भी वीकनेस हैं, जो स्ट्रेंथ हैं, जो रिस्क हैं, वो हमने सारे आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है। ये सिंपल सा है। उसके बाद जो थर्ड पे है, लास्ट पे, हमने अब डायग्नोज बना लेनी है, हम डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट हमने क्रिएट कर देनी है, फॉर्मुलेट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपके को 10 में क्वेश्चन था, हाउ टू फार्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। तो इसकी ना दो यहाँ पे बताई हुई हैं कि एक होती है 2 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और एक होती है 3 पार्ट, और एक होती है 1 पार्ट, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डायग्नोसिस हम बनाते हैं उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, ठीक है। इसको आपने याद करना है पेस से, PES। ये इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसके ये 2 कंपोनेंट्स होंगे ना, दो डायग्नोस के अंदर, प्रॉब्लम एंड इटियोलॉजी, उसको हम कहते हैं 2 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर जो डायग्नोस्टिक पूरी स्टेटमेंट है उसमें होंगे 3 पार्ट, ठीक है, प्रॉब्लम भी होगी, इटियोलॉजी भी होगी, साइन सिम्टम भी होंगे, तो ये होगी 3 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी पूरी स्टेटमेंट के अंदर जस्ट एक ही पार्ट होगा ना, प्रॉब्लम बताई होगी बस, तो वो होती है 1 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपने हमेशा इस तरह से याद करना है, PES से, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं अब, 2 पार्ट स्टेटमेंट। 2 पार्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, ओनली प्रॉब्लम एंड इटियोलॉजी। प्रॉब्लम क्या थी, जो उसकी क्लाइंट की थी प्रॉब्लम, नैंडा के अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ा कि इसमें कोई भी वो उस वर्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट हमने बनाई है उसमें 2 पार्ट्स होंगे, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी, उसको हम कहते हैं 2 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक और बात याद करनी है इसमें कि ये दोनों पार्ट्स होंगे ना, इसको हमने कंबाइन करना है इस वर्ड से, रिलेटेड टू, ठीक है। द 2 पार्ट्स आर ज्वाइंड बाय द वर्ड्स रिलेटेड टू रादर देन ड्यू टू। हमने ड्यू टू यूज नहीं करना, हमने रिलेटेड टू यूज करना है। जैसे कि अब यहाँ पे ये पूरी बनाई हुई है 2 पार्ट स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिपेशन, ये है प्रॉब्लम पर्सन की, ठीक है। और इटियोलॉजी क्या है इसकी, कि इसने लंबे टाइम के लिए लेग्जेटिव यूज किए थे, ठीक है। तो ये इसकी इटियोलॉजी है, इसकी कोज है। अब हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है दोनों को, किससे, रिलेटेड टू से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिपेशन, रिलेटेड टू प्रोलोंग्ड लेग्जेटिव यूज। अब हमने ये क्या बना ली, पूरी एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बना ली है, ठीक है। और ये कौन सी है, 2 पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स है ना, P है और E है, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी, ठीक है। ये इसकी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल क्या है, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी जो इटियोलॉजी क्या है कि इसको कोई भी जो एंग्जाइटी है वो किसी वजह से हो सकती है, उसकी कोई भी डिजीज, लाइक उसको कैंसर था, डायग्नोज हो गया तो उसको उस चीज़ की एंग्जाइटी हो गई है, तो ये इसकी क्या है, इटियोलॉजी है। अब हमने दोनों को ज्वाइन किससे करना है, रिलेटेड टू से करना है, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 3 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जो 3 पार्ट स्टेटमेंट है उसमें तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम भी होती है, इटियोलॉजी भी होती है, और साइन सिम्टम्स भी होते हैं। प्रॉब्लम क्या है, वही जो क्लाइंट की स्टेटमेंट होती है, नेंडा लेबल। उसके बाद इटियोलॉजी क्या है, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके कॉजेज, और थर्ड पे क्या है, ऐसे साइन एंड सिम्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जब किसी भी स्टेटमेंट के अंदर तीनों पार्ट्स होंगे उसको हम कहेंगे 3 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इन दोनों को तो हमने ज्वाइन कर लिया था किससे, रिलेटेड टू से। लेकिन जो ये वाले 2 पार्ट होंगे ना, इटियोलॉजी और साइन सिम्टम्स, इसको हमने किससे ज्वाइन करने हैं, मैनिफेस्टेड बाय या एविडेंस्ड बाय, ठीक है। ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ, जैसे ये अब ये एग्जाम्पल दी हुई है।
ये क्या है प्रॉब्लम हमारे पास? सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसकी लो सेल्फ स्टीम है, किस वजह से है? क्योंकि फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन बाय हस्बैंड, ठीक है, ये इसकी कोज है। उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो क्यों लो है? क्योंकि उसको फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन आ रही है हस्बैंड की तरफ से। उसके बाद क्या है? रिलेटेड टू से हमने ज्वाइन कर लिया, इसको हमने ना, ये एब्रिवेशन भी आपने याद करनी है, R/T से भी इसको हम डोनेट करते हैं। R/T का मतलब है रिलेटेड टू, ठीक है। ये दो तो हमने पढ़ ली, इतना आपको समझ आ गई है। आगे इसमें जो थर्ड पार्ट ऐड हुआ है ना, साइन एंड सिम्टम, इसको हमने इसको इसके साथ जब कंबाइन करना है तो हमने क्या लिखना है? एज मैनिफेस्टेड बाय या फिर एज एविडेंस्ड बाय, ठीक है। एज एविडेंस्ड बाय की जो एब्रीवेशन आपने यूज करनी है वो है AEB, ठीक है। और जो एज मैनिफेस्टेड बाय है वो AMB है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है? पूरी 3 पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 1 पार्ट स्टेटमेंट। अब ये जो 1 पार्ट होती है इसमें जस्ट एक ही पार्ट होता है प्रॉब्लम, जिसको हम क्या करते हैं? नैंडा लेबल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नैंडा लेबल ओनली, ठीक है। ये इसकी क्या होगी? 1 पार्ट स्टेटमेंट। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब कुछ एमसीक्यूज मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से जो आपने याद करने हैं। जो होती है हमारे पास 2 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है, वो हमेशा बनती है रिस्क डायग्नोसिस की, जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी ना। अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि किस किस टाइप में कौन कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई होती है। हमारे पास 4 टाइप्स थी ना इसकी। एक थी एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, और लास्ट पे क्या थी? सिंड्रोम डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या अप्लाई करना है कि जो हमारे पास 2 पार्ट स्टेटमेंट होती है वो होती है रिस्क डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है 3 पार्ट स्टेटमेंट, वो अप्लाई होती है किसके अंदर? एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है? साइन सिम्टम्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें भी क्या है? साइन सिम्टम्स को हमने लिखना होता है। तो ये अप्लाई होती है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो 1 पार्ट स्टेटमेंट होती है ना, ये हम यूज करते हैं हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में भी करते हैं और सिंड्रोम डायग्नोसिस में भी करते हैं 1 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें जस्ट एक लेबल होता है, एक प्रॉब्लम होती है पर्सन की। ठीक हो गया। ये आपने इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मार्क करने हैं कि किस किस डायग्नोज में कौन कौन सी 1 पार्ट होती है, 2 पार्ट होती है, 3 पार्ट स्टेटमेंट होती है। इसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और मैं आपको बता देती हूँ जो आपने रीड करना है। इसमें कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम हमने पहले पढ़ लिया। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम क्या होती है? जो कि कॉम्प्लिकेशन होती है मेडिकल डायग्नोज की, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेड इंजरी क्या है? इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये जो हमारे पास इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो क्या है? कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे को एग्जाम्पल दी हुई है, तो ये आपने ऐसे रीड कर लेना। उसके बाद आगे ये भी आपने रीडिंग करनी है कि जो हमारे पास डायग्नोज हमने बनानी है, जो हमने फार्मुलेट करनी है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट बनाते हुए हमने एरर्स को अवॉइड करना है। मैक्सिमम हमने एरर्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। वो गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं? कि हमने डाटा को वेरीफाई करना है पहले, ठीक है। ये कुछ सजेशंस हैं जिसको यूज करके हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्या है? वेरिफिकेशन। डाटा को हमने प्रॉपर चेक करना है, कोई इसमें मिस्टेक या कुछ ऐसे गैप्स तो नहीं है। उसके बाद हमने अपना प्रॉपर नॉलेज को यूज करना है, अपनी एक्सपर्टीज को यूज करना है, स्किल्स को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो भी उसकी वाइटल साइंस है, उसके लैब टेस्ट हैं, जो भी नॉर्मल वैल्यूज है ना, पैटर्न्स, वो हमें पता होने चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्सेज को हमने यूज करना है कि हमने कहाँ कहाँ से डायग्नोज बना सकते हैं, जैसे कि नेंडा, उसकी प्रॉपर एक बुक आती है, उसको भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो आपने उस बुक को यूज करते हुए, रिसोर्सेज को यूज करते हुए नेंडा की डायग्नोज बनानी है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड डायग्नोज ऑन पैटर्न्स, ठीक है। जो भी पैटर्न्स प्रीवियस चल रहे हैं उनकी बेसिस पे आपने डायग्नोज बनानी है। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस दी हुई हैं जिनको यूज करके आप एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका पूरा चैप्टर डायग्नोसिस का। ये आपने अच्छे से रीड करना है, और जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है वो आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने रीड करने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझना है तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला चैप्टर। अगला स्टेप क्या है? प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों हम इकट्ठे करेंगे क्योंकि वो शॉर्ट से चैप्टर है। ये थोड़ा सा लेंथी था तो ये हमने आज एक ही कवर किया है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।